हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी चेक किए थे। ठीक है, उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था डेकालिन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में। डेकालिन, सिस डेकालिन, ट्रांस डेकालिन, ठीक है, 9 मेथाइल डेकालिन या 1 मेथाइल डेकालिन, इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। उसी क्वेश्चन को यानी कि फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है कि ये क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोर स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करिए, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल जो कन्फॉर्मर है उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसमें एनर्जी का डिफरेंस आप कैसे बताओगे कि स्टेबल और लेस स्टेबल। जो लेस स्टेबल होगा उसका एनर्जी ज़्यादा और जो मोर स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम। ठीक है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के रिलेशन में होता है। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, आंसर के अगर बात करें इसका, इस क्वेश्चन का, तो देखो हम चेक क्या करेंगे, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन चेक करेंगे कि मेथाइल ग्रुप है। अगर ये बात करोगे सिस एंड ट्रांस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो कह रहा है कि सिस एंड ट्रांस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन तो 1,3 पोजीशन पे है। तो सबसे पहले इसको हम चेयर फॉर्म में लिख दें। ठीक है, सिस पोजीशन होगा 1,3 के केस में देखोगे तो 1,3 की अगर हम बात करेंगे तो 1,3 के केस में अगर सिस की बात करो और ट्रांस की बात करो, ठीक है, तो सिस की बात करोगे तो या तो दोनों एक्सियल पे जाएगा, ठीक है, यानी सिस में की बात करोगे 1,3 पोजीशन पे, तो मान लो ये 1 पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है, 1 2 3 ऐसे जा रहे हो, तो मान लो ये एमई यहां हो गया, ठीक है, और दूसरा एमई यहां हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जा सकते हो। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो सिस, अब सिस क्यों है, 1 पे ई और 3rd पे ई, तो दैट इज द सिस फॉर्म। सिस फॉर्म है बेटा। अब ये सिस फॉर्म हुआ। ट्रांसफॉर्म की बात करोगे तो ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, यानी 1,3 पोजीशन, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ठीक है, यानी कि ये है, तो मान लो ये तुम्हारा एमई हो गया इक्वेटोरियल और ये वाला एक्सियल हो गया। तो दिस इज द 1 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल, दैट इज द ट्रांसफॉर्म, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल एक्सियल सिस होता है 1,3, या एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, ट्रांस होता है। तो कह रहा है कि इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस हमको पता करना है कि एनर्जी का डिफरेंस क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे क्या है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। ये हाइड्रोजन है, इस पे ये हाइड्रोजन है, एक्सियल हाइड्रोजन, दिस इज द एक्सियल हाइड्रोजन, this is the equatorial hydrogen, this is the axial hydrogen, this is the equatorial hydrogen। यहाँ पे देखोगे axial, equatorial, axial, equatorial और यहाँ पे भी equatorial। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो दिस इज द axial हाइड्रोजन, यहाँ पे equatorial हाइड्रोजन। अगर इसकी बात करो तो एक्सियल, यहाँ पे इक्वेटोरियल। इस हाइड्रोजन की बात करोगे तो दिस इज द एक्सियल, ये इक्वेटोरियल पे मेथाइल ग्रुप। यहाँ बात करो तो यहाँ पे भी एक्सियल इक्वेटोरियल होगा। अब देखोगे स्टेबिलिटी चेक करना है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस हमको बताना है कि विच वन इज द मोर एनर्जेटिक और विच वन इज द लेस एनर्जेटिक। तो जो मोर स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम होगा। अब एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन एराइज होगा। तो देखो बेटा, एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अगर बात करें यहाँ पे
तो इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस केस में देखोगे तो दिस हाइड्रोजन, दिस इज द एक्सियल हाइड्रोजन एंड दिस इज द एक्सियल हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 3 पोजीशन, फिर इधर से जाओगे तो 1 2 3 पोजीशन, यानी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। यानी इस मिथाइल ग्रुप का 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इस हाइड्रोजन से होगा और इसी मिथाइल ग्रुप का 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इस हाइड्रोजन से होगा। ठीक है, यानी कि एक्सियल वाले पे इंटरेक्शन होता है, इक्वेटोरियल पे अगर ग्रुप है तो इंटरेक्शन नहीं होगा, और जब इंटरेक्शन होगा, कोलिजन होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो वही पूछ रहा है कि एनर्जी कितने होंगे, कितना एनर्जी होगा। तो यहां पे नोट लिखोगे, ठीक है। नोट नंबर 1 क्या लिखोगे, यहां पे Me और H है, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, तो लिखोगे यहां पे each Me and H 1,3 डाइएक्सियल interaction impart 3.75 किलोजूल पर मोल एनर्जी। Each MEH 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इम्पार्ट्स 3.75 किलोजूल पर मोल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो, किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, यहां पे 3.75 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये है, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे तो इच MEH इंटरेक्शन जो होगा, डाइएक्सियल इंटरेक्शन जो होगा, वो 3.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड नोट में लिखोगे, सेकेंड की बात करोगे तो सेकेंड में लिखोगे इच MEM, मतलब मिथाइल अगर होगा 1,3 पे तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन imparts 15 किलोजूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब इस नोट के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, बिकॉज द ग्रुप प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन डज नॉट इन्वॉल्व इन 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। एक्सियल डाइएक्सियल यानी एक्सिस के अलोंग एबव है, वो एक साइड सब हैं तो उनमें इंटरेक्शन होगा। तो कह रहा है कि एक Me ग्रुप H का इंटरेक्शन जो होगा वो 3.7 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 MEH इंटरेक्शन, 2 MEH 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, 2 MEH 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है, तो एक के लिए कितना है, 3.75 है। ठीक है बेटा, एक के लिए 3.75 है, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, 7.5 किलो जूल, यानी 2 इंटू 3.75 इंटू 7.5 किलो जूल। यानी बात करो तो इसका जो एनर्जी है 7.5 किलो जूल ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां पे। तो यहां पे क्या लिखोगे, नो 1,3 नो MEH 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। यहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं है बेटा, बिकॉज बोथ मिथाइल ग्रुप आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पे देख रहे हो कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट यहां पे तो इसका जो एनर्जी है वो 7.5 किलो जूल मोर है
एज कंपेयर टू इसका, तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। दिस इज द मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। ठीक है, दिस इज द मोर स्टेबल, ये है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, ए का आंसर हो गया। ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म, तो ये ए का आंसर हो गया। आप इसको छाप लो। फिर सेकेंड वाला करता हूं, इसको नोट्स कर लेना। ईच MEH 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन 3.7 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करता है और ईच MEM 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन 15 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखता हूं, इसको हटाएं। बी, आंसर बी का देखते हैं। कह रहा है कि एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो पता है एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल, यानी दिस इज द एमी ग्रुप एक्सियल और ये वाला एमी ग्रुप एक्सियल। ठीक, एक्सियल एक्सियल 1 2 पोजीशन, दिस इज द 1 पोजीशन, 2 3 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है बेटा, एक्सियल एक्सियल हो गया। दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, यानी यहां पे बात करोगे तो दिस इज द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एमी एमी। तो ये एक्सियल एक्सियल है, तो यहां पे हाइड्रोजन देखोगे, एक हाइड्रोजन यहां है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन यहां है, एक्सियल वाला ये वाला इसका। उसी तरह इसका भी हाइड्रोजन एक्सियल वाला यहां है और इसका भी हाइड्रोजन एक्सियल वाला यहां है। ठीक है बेटा, इस कंडीशन की बात करोगे तो यहां पे एक्सियल हाइड्रोजन ये है, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, ये एक्सियल है, दिस इज द इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है, यहां पे बात करोगे तो दिस इज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, यहां पर भी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इस पे क्या है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, यहां पर भी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो ये 1 ये 2 पोजीशन हो गया। यहाँ पर भी देखोगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और यहाँ पर भी देखोगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ दिस गिवन 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब करेगी एनर्जी डिफरेंस काउंट करना है, तो एनर्जी डिफरेंस 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन चेक कर लो। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन चेक करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 ये 1 2 3 ये भी 3 है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इनके बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन 1 2 3। अब तुम कहोगे सर 1 2 3 6 ऐसे जाएंगे, नहीं, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 थर्ड पोजीशन पे है एक्सियल पे, यहाँ से 1 2 थर्ड पोजीशन पे है एक्सियल पे, तो यहाँ इंटरेक्शन होगा। उसी तरह इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो 1 2 3 ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसी तरह क्या करोगे 1 2 3 यहां वाला एक्सियल वाला हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो कितने MEH इंटरेक्शन हुआ, 4। तो यहां पे लिखोगे 4 MEH इंटरेक्शन, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 4 MEH 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, 4 है
तो एक के लिए 3.75 था, तो 4 के लिए कैलकुलेट कर लोगे, 4 के लिए कैलकुलेट करो तो 4 इंटू 3.75, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15.20 के आस आएगा, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 15.20, 4 इंटरेक्शन हुआ। यहां पे क्या है, यहां पे देखो इक्विटोरियल पे ये मेथाइल ग्रुप है, ये भी मेथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे है। तो इक्विटोरियल पे होने के कारण क्या होगा, इक्विटोरियल पे होने के कारण यहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो यहां लिखोगे क्या, नो MEH13 डाईएक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। यानी अप्रोक्सीमेट 15 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, इससे, यानी कि ये क्या होगा लेस स्टेबल, ये क्या होगा मोर एनर्जी, यानी मोर एनर्जी है तो ये क्या होगा लेस स्टेबल, और ये क्या होगा मोर स्टेबल। तो एनर्जी की डिफरेंस की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेट 15 किलो जूल पर मोल ज्यादा एनर्जी है इसका इससे, तो ये लेस एनर्जेटिक मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जेटिक लेस स्टेबिलिटी। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है। सी कह रहा सिस एंट्रांस 1135 टेट्रामेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 113 टेट्रामेथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करो, तो 1 टेट्रामिथाइल है, तो एक एम यहां, एक एम यहां। 3 पे अगर बात करोगे तो 3 पे बात करोगे ये एम, और ये 5 पे बात करोगे तो ये एम। तो ये क्या हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पे चेक करोगे तो यहां पे एक एक्सियल हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर भी क्या है एक्सियल हाइड्रोजन है। तो देखो ये क्या है 1 एक्सियल 1 इक्विटोरियल 3 इक्विटोरियल एंड 5 इक्विटोरियल। तो दिस इज अ सिस फॉर्म। अब कहो कैसे सिस है, ये देखो यहां पे एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल 1 3 1 इक्विटोरियल और 3 इक्विटोरियल क्या होता है सिस, 1 इक्विटोरियल और इसके रिस्पेक्ट में ये 3 इक्विटोरियल सिस, 1 पे ये एक्सियल तो रहेगा ही, तो दिस इज द सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, तो ये एक्सियल पे आ जाए, ये एम था ही, ये हो गया, तो दिस इज द 1 3 एक्सियल एक्सियल यानी कि ट्रांस हो गया। उसी तरह क्या हो जाएगा यहां पे एम, तो देखो यहां पे 1 पे एक्सियल 1 पे इक्विटोरियल, फिर 3 पे इक्विटोरियल एंड 5 पे एक्सियल, तो ये है ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है बेटा। यानी कि अगर बात करोगे तो इक्विटोरियल 1 पे इक्विटोरियल, और ये क्या है इसके रिस्पेक्ट में ये थर्ड पोजीशन हो गया। अगर इधर से जाओगे तो 5 पे एक्सियल, तो एक्सियल इक्विटोरियल ट्रांसफॉर्म, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म और दिस इज द सिस फॉर्म। अगर सिस और ट्रांस की बात करोगे तो यहाँ इंटरेक्शन चेक कर लो, तो इंटरेक्शन देखोगे तो यहां पे देखो ये हाइड्रोजन
और ये हाइड्रोजन इस एक्सियल के साथ इंटरेक्शन करेगा, बाकी सब इक्वेटोरियल पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस कंडीशन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल। उसी तरह यहाँ भी आएगा एक्सियल, इक्वेटोरियल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे बात करोगे तो देखो यहाँ पे दिस हाइड्रोजन इज एक्सियल पोजीशन 1 2 3, इधर से भी देखो 1 2 3, यानी कि ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यही हाइड्रोजन इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप हैं, ये जो मिथाइल ग्रुप हैं 1 3 पोजीशन पे एक दूसरे पे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बात करोगे तो 2 क्या है, यहाँ पे 2 MEH13 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। ठीक है। 2 MEH डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, यानी एक के लिए क्या होता है 2 × 3.75 इज इक्वल टू 7.5 किलोजूल पर मोल। यहां पे देखोगे तो 2 MEH13 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। ठीक है। तो 2 है तो 2 × 3.75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 7.5 किलोजूल। और क्या है 1 MEM इंटरेक्शन है और 1 MEM13 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। तो वो एक के लिए क्या हो जाएगा 15, यानी यहां जोड़ दोगे 15 किलोजूल पर मोल, तो कितना आ जाएगा बेटा 72, यानी अरे 22.5 किलोजूल पर मोल। यानी अगर बात करोगे तो किसने 7.5 यानी 15 किलोजूल पर मोल एनर्जी इसका ज़्यादा है इससे, क्योंकि इसको माइनस करोगे 7.5 घटाओगे तो 15 किलोजूल आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 15 किलोजूल, यानी कि 15 किलोजूल मोर एनर्जेटिक है ये। तो दिस इज द मोर स्टेबल और दिस इज द लेस स्टेबल। दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस 15 किलोजूल पर मोल है, इसका 15 किलोजूल पर मोल एनर्जी इससे ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा एनर्जी कम। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है write the possible stereo isomers of the following compounds। ठीक है, जिसमें ये दिया है
ये ए दिया है, ठीक है। तो देखो बेटा ये दिया है, बी जो दिया हुआ है ये है, ये दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का करते हैं। तो ए की कह रहा है कि पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर पूछा है, यानी स्ट्रक्चरल की बात हम नहीं करेंगे, यानी चैन पोजीशन ये सब बात नहीं करेंगे। स्टीरियो यानी सिस ट्रांस या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे लिख दो, और यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, ये और ये मिथाइल ग्रुप है, एमी ग्रुप, और ये एक एमी ग्रुप। तो दिस इज द सिस फॉर्म, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस फॉर्म। तो दिस इज द सिस। इसका ट्रांस बना दोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एमी, यहाँ एमी, और यहाँ पे ये ग्रुप। तो दिस इज द ट्रांस। तो कितने बने, सिस और ट्रांस, यानी दो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर बना इसका, ए का सिस और ट्रांस, ठीक है बेटा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, टू आइसोमर, पहले का सिस और एक ट्रांस। सेकंड बी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा, अगर हम बी की बात करोगे तो बी की अगर बात करोगे तो बी में अगर बात करो तो ये इस फॉर्म में है, डबल बॉन्ड, ये इस तरह से है, ठीक है। तो एमी ग्रुप है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एच एमी, यहाँ पे एच एमी, ये एक दूसरे क्या है, सिस पोजीशन। ये देखो यहाँ पे एच एमी, ये एच एमी, ठीक है बेटा। ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है। तो देखो ये सिस पोजीशन पे है, उसी तरह दूसरा क्या बना सकते हो, ट्रांस बना सकते हो इस पे। अब देखो यहाँ पे सिस ट्रांस होगा, नहीं होगा, यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिस ट्रांस के लिए देखो क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये चाहे इसके अलोंग क्या है, दोनों ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इधर से जाओगे तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उसी कंडीशन में अगर मान लो हम इसको चेंज करते हैं, ये एच ऐसे ही, ये एमी, ये एच, ये एमी अगर ऊपर, ये मॉलिक्यूल देखो, केवल हमने इसको चेंज किया है। दिस इज द कायरल सेंटर। चेक करो, अब कायरल सेंटर है तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव देखोगे कि है कि नहीं। तो देखोगे क्या, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है, तो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अगर इस प्लेन से काटते हो इक्वल भाग में बट रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल के पास क्या है, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस कंडीशन में भी देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको भी अगर इस प्लेन से काटोगे तो 2 इक्वल हाफ में बटेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये भी होगा
और ये भी होगा। ठीक है बेटा, तो अगर इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखोगे तो दिस इज द सिस फॉर्म, इसमें भी देखोगे तो दिस इज द सिस फॉर्म, मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड है H। इसमें देखोगे तो ये क्या है, ये एक दूसरे के सिस फॉर्म में है, ये भी इसके रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे के सिस फॉर्म में है। ठीक, तो ये सिस फॉर्म में है प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि इसमें क्या मिला हमको, सिस और ट्रांस मिला, सिस मिला। ठीक, ये दोनों ऑप्टिकली, अगर इसका हम ट्रांसफॉर्म में लेके जाएं, ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म में ले जाएं तो क्या होगा, चेक करते हैं। ये सिस फॉर्म था, अगर इसका हम ट्रांसफॉर्म में लेकर जाएं यदि मान लो ये बनाते हैं ये है, ठीक है, ये है। अगर इस कंडीशन की देखोगे तो यहाँ पे अगर H हो गया तो ये Me होगा। इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे अगर हम इसको Me कहते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं थोड़ा, ये ठीक है, और उसी तरह ये। ठीक, अगर ये मान लो ये Me है, ये H है, नहीं ये H है और ये Me है, उसी तरह यहाँ पे ये Me और ये H, तो ये एक दूसरे क्या है बेटा, ट्रांस पोजीशन पे है, ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है। उसी तरह अगर हम मान लो यहाँ पे ये Me और ये H B वाला है, ये Me और H, और यहाँ पर भी देखोगे तो ये Me और ये H, ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे हैं, ये वाला एक दूसरे के और ये वाला एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा। अब इसको अगर इस प्लेन से काटोगे तो दोनों इक्वल भाग में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो Me इधर, ये वाला Me ऊपर, तो नहीं बटेगा। जब नहीं बटेगा तो इसका क्या होगा, इसका जब मिरर इमेज लोगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कायरल सेंटर है, देखो यहाँ पे ये सब कायरल सेंटर हैं। एक मेथाइल ग्रुप, इस कार्बन पे देखो मेथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, CH2 ग्रुप और ये CH ग्रुप, तो दिस 4 ग्रुप, तो क्या होगा, कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने के कारण मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज भी उसी तरह आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये वाला ग्रुप इधर, ये वाला ग्रुप इधर जाएगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो यहाँ पे ये बना, ये और ये, ठीक है। यानी कि ये वाला जो H है वो Me यहाँ आ गया, उसी तरह ये वाला जो ये Me और H हो गया, ये दोनों सेम साइड ही रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। Me H और ये Me H, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे तो हमको क्या मिला, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिला, एक सिस मिला और एक ट्रांस मिला। और ये ट्रांस वाला क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था, सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो सिस ट्रांस मिला और उस ट्रांस में क्या हुआ, ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो सिस हो गया, एक ट्रांस हुआ। तो सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव था,
ट्रांस वाले में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमको 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब 3 स्टीरियो आइसोमर मिला, सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकली एक्टिव, यानी 3 मिलेगा इस कंडीशन में, ये तुमको ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तो ये है कुछ क्वेश्चन। उसी तरह अगर बात करें अगर सी भी है, इसमें सी सेक्शन भी है, सी का क्या क्वेश्चन है, तो सी की अगर बात करेंगे तो सी दिया हुआ है ये इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है और यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इथाइल ग्रुप लगाया है, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा, ये इथाइल ग्रुप है, तो इसको हम एक बार सिस फॉर्म में लिखेंगे, एक बार इसको हम ट्रांस फॉर्म में लिखेंगे। सिस और ट्रांस को चेक करेंगे कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये है, ये बना, ये बना। ठीक है, अब मान लो ये वाला जो इथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक, इस कंडीशन की बात करोगे तो इस वाले कंडीशन में ये जो है इथाइल ग्रुप यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या है, ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे हैं, दोनों ऊपर हैं, सिस पोजीशन पे है और सिस पोजीशन पे है, और ये कायरल सेंटर भी है। ठीक है, कायरल सेंटर भी और सिस पोजीशन पे है, और यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसको कट करोगे तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ क्या लिखोगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इस प्लेन से तुम काट रहे हो तो कोई हमको सिमिलरिटी नहीं आएगा। ठीक है, इस प्लेन से काटोगे कोई सिमिलरिटी नहीं आएगा, यानी कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा, सिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिस है तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसका तुम ट्रांसफॉर्म बना, अगर इसका तुम मिरर इमेज लो तो मिरर इमेज लोगे तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ऐसे, और ये वाला जो ग्रुप है ऐसे, यानी कि ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला इथाइल ग्रुप यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो सिस फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म अगर इसका बनाते हैं हम, तो ट्रांसफॉर्म अगर बनाते हो इसका, दिस इज द सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म अगर बनाओगे ट्रांसफॉर्म अगर हम बनाते हैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। और जब ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो क्या होगा बेटा, इनके बीच देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इनके बीच क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसी तरह यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच भी काटोगे तो ये, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ भी 3 मिला, सिस ट्रांस प्लस एक ऑप्टिकली एक्टिव वाला, ये सिस वाला, तो ये बन गया हमको क्या, 3 स्टीरियो आइसोमर हमको मिला यहाँ पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टेबल टाटोमर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। ठीक है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। फर्स्ट क्या है, 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है 135 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, 135 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, थर्ड क्या है, 112 ट्राइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, सी जो है 112 ट्राइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बेटा, तो आंसर अगर हम बात करें इसका, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, 112 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो दिस इज द साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है बेटा, साइक्लोब्यूटेन। तो 1112 है, तो मान लो एक मेथाइल ग्रुप यहाँ है और दूसरा मेथाइल ग्रुप यहाँ है, ये मेथाइल ग्रुप यहाँ, दूसरा मेथाइल ग्रुप यहाँ, तो ये क्या है बेटा, सिस पोजीशन। दोनों मेथाइल ग्रुप क्या है बेटा, ये हमारा रिंग है, 4 मेंबर रिंग। इस रिंग के ऊपर ये मेथाइल ग्रुप ऐसे, ये वाला मेथाइल ग्रुप, और दूसरे पोजीशन पे ये वाला मेथाइल ग्रुप। तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस रिंग को मान लो ये डबल बॉन्ड है, यानी इसको कैसे साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको तुम सपोज करो ये हटा दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कंसीडर कर दो। तो ये क्या है, दोनों मेथाइल ग्रुप सेम साइड, हाइड्रोजन सेम साइड, तो दैट इज द सिस फॉर्म। यानी कि जो रिंग दिया है उसको हटाकर वहां पे डबल बॉन्ड इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो इस रिंग के कारण यहां भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा। तो सिंगल बॉन्ड तो है यहाँ पे, तुम कहोगे सर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस कैसे सिस ट्रांस बता रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड तो है, बट ये रिंग है ना, रिंग रोटेट नहीं करने देगा, यानी रिस्ट्रिक्ट करेगा रोटेशन को। तो रिस्ट्रिक्ट करेगा यानी कि इस रिंग को मान लो डबल बॉन्ड के पैरेलल, ये इसके रिस्पेक्ट में देखो, और इस पूरे को डबल बॉन्ड यहां मान लो, इस पूरे को डबल बॉन्ड मान लो। तो डबल बॉन्ड माने हो तो एमी और एमी क्या है, सेम साइड है, तो दैट इज द सिस फॉर्म। एमी और एमी किस साइड में है बेटा, सिस फॉर्म में है। तो ये क्या है, सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया बेटा, सिस 1,2 डाइमेथाइल 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसी का ट्रांस एक चेंज कर दो तो ये ट्रांस हो जाएगा, ये एमी ये एमी, ये एच, ये एच और ये एमी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लाओगे इसके बीच, तो एमी ग्रुप और ये एमी ग्रुप एक दूसरे क्या है, 180 पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी ये इस तरह से दिख रहा है तुमको, ये ऐसे दिखेगा, यहाँ पे एमी और यहाँ पे एमी और ये एच, यानी यहाँ पे ये एच और यहाँ पे ये एच, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांस, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो हमको क्या मिला, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिस और ट्रांस।
उसी तरह 135 ट्राई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, उसको देखते हैं बी वाले का। बी की बात करो, क्या कर रहा है 135 ट्राई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है 135 यानी ट्राई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ, ठीक है साइक्लोहेक्सेन बना दिए। 135 मान लो ये एमी ग्रुप यहाँ पे है, ये एच ग्रुप है, ये 1 पोजीशन हो गया, ये 2, ये 3rd पोजीशन, ठीक है ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, यहाँ पे भी ये एम ई एच, ये एम ई एच, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, सिस फॉर्म में है सब। ये 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, मान लो ये 6 मेंबर रिंग है, एम ए ग्रुप ऊपर, यहाँ पे भी 3rd पे भी ऊपर और 5th पे भी ऊपर, तो एक दूसरे क्या है सेम पोजीशन पे है, सिस पोजीशन पे है, सेम साइड है यानी सिस पोजीशन, तो दिस इज द सिस। उसी तरह क्या करो, एक को तुम चेंज कर दो, एक को चेंज कर दोगे तो ये ट्रांस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम बात करें ये एम ई, ये एच है, इसको तुम एम ई और एच कर दो, नहीं यहाँ एम ई कर दो, ये एच कर दो, ये एम ई और ये एच। 1,3 पोजीशन वाला क्या हो गया, ट्रांस पे आ गया, यानी ये सिस हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो इसमें भी सिस और ट्रांस 2 मिला। उसी तरह क्या है 112 ट्राई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, सी वाला की बात करो, 112 ट्राई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सबसे पहले एक साइक्लोप्रोपेन बनाओ, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। 1 पे क्या है मेथाइल ग्रुप, इस पर भी मेथाइल ग्रुप, 2 पे भी मेथाइल ग्रुप, ठीक है 1 अब देखो यहां पे बेटा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इसी को तो तुम मान रहे हो डबल बॉन्ड, इस रिंग को डबल बॉन्ड के क्रॉस मानोगे तो ये हो गया, ये एम ई ग्रुप और ये एम ई ग्रुप, ठीक है और ये एम ई ग्रुप, और इसको तुम डबल बॉन्ड के क्रॉस अगर ऐसे करते हो, यहाँ एक हाइड्रोजन है ही, तो दिस इज द हाइड्रोजन। तो देखो इस फॉर्म में आ रहा है, एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप, नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बिकॉज दोनों मेथाइल ग्रुप क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों ग्रुप सिमिलर हैं। बिकॉज इस रिंग को तुम डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट ले जाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे एम ई ग्रुप, एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। तो ये है इस पर कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है why is the CH2 group in acetyl acetone called active methylene group, मेथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले एसिटाइल एसीटोन की बात करो, तो एसिटाइल एसीटोन की बात करोगे तो CH3 CO CH H CO CH3, ठीक है। तो कह रहा है कि CH2 ग्रुप जो है
दिस इज द CH2 ग्रुप। इसी के बारे में कह रहा है क्यों इसको एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, इस CH2 यूनिट को क्यों एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, उसका रीजन क्या है। तो रीजन ये है बेटा, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप यानी कि अगर इसमें कोई बेस ऐड करोगे, अगर तुम बेस के साथ इसका कोई ट्रीटमेंट करते हो, कोई बेस अगर लेते हो, तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, और ये वाला जब हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि अगर बेस जो है वो अगर इस प्रोटॉन को खींच रहा है तो देखो क्या बनेगा, CH3CO, C एक H रहेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये देखो CO और ये CH3, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, इसके साथ डिलोकलाइज होगा, और यही कॉन्जुगेट बेस इसके साथ भी डिलोकलाइज होगा, तो टू टाइम डिलोकलाइजेशन हो रहा है। यानी अगर बात करो ये A पाथवे और दिस इज द B पाथवे, तो यदि A के अकॉर्डिंग जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर आएगा बेटा, CH3CO CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C O पे माइनस, एक ये स्टेबलाइजेशन हुआ। दूसरा अगर ये A पाथवे गया है और दूसरा अगर ये B पाथवे से अगर जा रहा है, अगर इस साइड डिलोकलाइज हो रहा है तो क्या होगा, CH3CO पे माइनस डबल बॉन्ड CHCO CH3। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस CH2 यूनिट दे अंडरगो स्टेबलाइज थ्रू कॉन्जुगेशन। मतलब कि प्रोटॉन निकालने के बाद ये स्टेबलाइज हो रहा है किसके थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू, इसके थ्रू कॉन्जुगेशन हो रहा है, और कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। दैट इज वाई दिस CH2 ग्रुप इज द एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप है। H को रिमूव करने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस CH2 यूनिट इज द एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। उसी तरह मान लो ये तो ये दिया हुआ है, अगर यही ग्रुप अगर ऐसे है CH3CO CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर भी ये एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होगा, या CH3 ये भी एक्टिव मेथाइलिन यूनिट है, ठीक है। उसी तरह मान लो थर्ड हो गया CH3 CH2 CO OET CO OET, ये भी एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है। उसी तरह अगर बात करें यहाँ पे CH2 CN CH2 यहाँ पे CN, ये भी एक्टिव मेथाइलिन, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। ये H निकालोगे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा CN के साथ, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी निकालोगे ये इसके साथ डिलोकलाइज होगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे CH2 NO2 CH2 ये NO2, दिस इज आल्सो एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड। तो एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड का मतलब वह कंपाउंड जो अपना H को डोनेट कर दे, और H डोनेशन के बाद वो क्या करे, स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबल फॉर्म में चला जाए। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एक्टिव मेथाइलिन। यानी ये CH2 यूनिट क्या है, ये CH2 यूनिट एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस H को देने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है कॉन्जुगेट बेस, यानी ये क्या होगा, ये H को डोनेट कर सकता है, एसिडिक नेचर शो करेगा। दैट इज कॉल्ड, दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस CH2 यूनिट इज द एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड। मेथाइलिन CH2 क्या बोलते हैं, मेथाइलिन कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो ये है इस पर कंसेप्ट। इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है धीरे धीरे हम क्लोजिस्ट के रूप में जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है उसको कराते हैं और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, राइट द स्टेबल टाटोमर ऑफ द फॉलोइंग।
write the stable tautomer of the following। ठीक है, TAU टाटोमर ऑफ द फॉलोइंग। तो कंपाउंड ए दिया है ये है, ठीक है। कह रहा है कि इसका टाटोमर कौन स्टेबल होगा। तो टाटोमर के लिए क्या करते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, इसका अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। यहाँ पे भी क्या है, इसका रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो टाटोमर में होता क्या है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन 3 एटम 1-3 पोजीशन में माइग्रेट करेगा। तो मान लो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3rd पोजीशन। दिस इज द अल्फा कार्बन, इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पे टाटोमरिज्म का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। दिस इज द कीटोन फॉर्म, कीटो फॉर्म। अगर इसका इनॉल फॉर्म में ले जाओ, यहां पे भी देखोगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन है। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। और ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन। इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा कार्बन, इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा कार्बन। तो ये क्या है बेटा, ये अल्फा कार्बन होने के कारण ये टाटोमरिज्म शो करेगा। अब टाटोमरिज्म जब शो करेगा तो हम चेक करेंगे तो बनेगा क्या। तो इस हाइड्रोजन को अगर तुम रिप्लेस करते हो, टाटोमर में ले जाओगे, तो यहां पे डबल बॉन्ड आने का संभावना है। तो ये जो डबल बॉन्ड आएगा रिंग में क्या होगा, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, एक के बाद एक डबल बॉन्ड। दूसरा कंडीशन, ये sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन, कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये वाला ब्रेक नहीं होगा ड्यू टू द लार्जर एस कैरेक्टर 33% है। तो 33% होने के कारण यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, छोटा है। छोटा होने के कारण स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी टूटेगा नहीं, यानी कि ये टाटोमरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप शो करेगा बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो यदि शो करेगा तो क्या करते हैं बेटा, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा इसके साथ। यानी कि हमको ये मिला, देखो ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ये भी उसी तरह पड़ा रहेगा। यहाँ पे O पे माइनस आया तो ये H वाला जाकर यहाँ H माइग्रेट कर गया, ये हो गया। और दिस इज द OH ग्रुप, Me ग्रुप, सॉरी यहाँ पे Me था, ठीक है बेटा। तो ये देखो ये क्या हुआ, अगर ये बात करोगे तो ये स्टेबलाइज्ड है, यानी स्टेबलाइज के फॉर्म में, यानी स्टेबलाइज बाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल, फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है ये वाला ग्रुप। अगर ये इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, स्टेबलाइज्ड बाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी ये वाला क्या होगा, मोर स्टेबल फॉर्म में होगा। तो दिस इज द मोर स्टेबल, ठीक है। उसी तरह अगर इसकी बात करो, सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड क्या दिया हुआ है बेटा, सेकंड दिया हुआ है ये, ठीक है। सेकंड ये दिया हुआ है, तो अगर इसका कॉन्जुगेटेड बनाओगे
तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक। तो ये वाला इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा और ये इनॉल फॉर्म में है ही, तो ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो क्या कंडीशन बनेगा, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये वाला OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी, एक पहले ये इसके फॉर्म में ले जाते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक ये बना, दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला माइग्रेट करे, यानी कि दूसरा ये हो सकता है कि दूसरा जो रिजोनेट कॉन्जुगेटिंग बनेगा वो क्या बन सकता है बेटा, यहाँ पे देखो ये OH, ये और ये। तो इन दोनों की अगर कंपेयर करोगे तो विच वन इज द मोर स्टेबल, तो कीटोनिक फॉर्म है, ये मोर स्टेबल फॉर्म में जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा इस फॉर्म में, मोर स्टेबल, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगा। और इसके कंपेयर करोगे तो ये वाला मोर स्टेबल होगा ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। तो इस कंडीशन में ये वाला मोर स्टेबल, और यहां से ले जाओगे तो ये कीटोनिक फॉर्म ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनॉल फॉर्म, बट यहाँ पे क्या है कि इनॉल फॉर्म में गया तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, इसलिए ये मोर स्टेबल हो गया इनॉल फॉर्म में जाने के बाद। बट यहाँ पे हमेशा मैं बताया था कि कीटोनिक फॉर्म यानी कार्बोनिल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे इनॉलिक कीटोनिक ग्रुप मोर स्टेबल होगा, अगर इस फॉर्म में ले जाओगे तो ये वाला मोर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये जो मैराथन चैप्टर था आइसोमेरिज्म का समाप्त हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपको होल कंप्लीट पैकेज दिया है इस लेक्चर के थ्रू, यानी इस वीडियो लेक्चर में जो भी आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है वो कहीं से भी आप क्वेश्चन करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो, यदि आप ऐसे देखते हो वीडियो लेक्चर देखते हो 5 मिनट बंद कर देते हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप देखोगे, अगर कंटिन्यू देखे हो, नोट्स बनाए हो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको ज़्यादा डाउट आने वाली है, क्योंकि हमने होल चीज़ को यहाँ पे कवर किया है। जो तुम्हारे NCERT बुक देखोगे, जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक देखोगे, वहाँ कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। उन चीज़ों को हम इस टॉपिक में इंक्लूड किए हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये चैप्टर क्लोज हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस चैप्टर को अगर तुम देखोगे NCERT की बुक खोलोगे तो NCERT की बुक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखते हैं, रिएक्शन का कितने टाइप के रिएक्शन है, या रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, फिर इफेक्ट देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको प्यूरिफिकेशन टेक्निक पढ़ाऊंगा, ठीक है। JOC से पहले हम आपको प्यूरिफिकेशन टेक्निक पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस प्यूरिफिकेशन में क्या क्या आएगा हम थोड़ा आपको डिटेल में, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं। प्यूरिफिकेशन यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन किए गए हैं या जो सिंथेसाइज किए गए हैं उनका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम आइसोमेरिज्म के बाद हम डायरेक्ट क्या पढ़ाएंगे, प्यूरिफिकेशन। जब प्यूरिफिकेशन खत्म होगा देन हम JOC पे आएंगे, बिकॉज प्यूरिफिकेशन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में और JEE में यहाँ से एक क्वेश्चन बनते ही हैं,